नमस्कार। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के टीचिंग लर्निंग सेंटर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का विषय है डायलॉग विथ बाबा साहब, अ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन सोशल साइंस डिस्कोर्स। आज के सत्र का विषय है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज एन एजुकेशनिस्ट। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इस विषय पर अपने विचार आपसे साझा करने जा रहा हूँ। प्रायः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को राजनैतिक नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। उन्हें दलितों की मुक्ति के लिए किए गए प्रयासों के रूप में भी एक महान नायक के रूप में याद करने की परंपरा रही है। उन्हें इस रूप में भी याद किया जाता है कि उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक चेतना के बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित किया जिसके बल पर भविष्य के भारत में अनुसूचित जाति के जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याओं को हल करने में हमें सहूलियत मिली। लेकिन उन्हें एक रूप में याद करने की प्रायः परंपरा नहीं रही है। वह यह रूप है कि एक शिक्षाविद के रूप में उनका मूल्यांकन किस रूप में हो। शिक्षाविद के रूप में मूल्यांकन के थोड़े बहुत प्रयास हुए हैं। जैसे प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने इस विषय पर एक किताब प्रकाशित की है जिसमें डॉक्टर चालम ने इस मुद्दे पर व्यापक लेख लिखा है। साथ ही वसंत मून ने भी इस विषय पर थोड़ा विचार किया है। लेकिन जिस रूप में व्यापक रूप से विचार करने की ज़रूरत है उसमें बहुत सारी संभावनाएं अभी बाकी हैं। दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा संस्थानों से जुड़ा रहा। लिहाजा उन्होंने शिक्षाई जो संस्थान हैं उनके पुनर्गठन के लिए, शिक्षाई दुनिया के अकादमिक उत्कृष्ट यात्रा के लिए बहुत सारे विचार साझा किए हैं अपने लेखन के द्वारा। साथ ही उन्होंने पुनर्गठन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षाई परिदृश्य के पुनर्गठन में उस जमाने में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर भी संजीदगी से विचार किया है। इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। महिला शिक्षा में किए गए उनके प्रयास भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, यह भी हमारी बातचीत का मुद्दा रहेगा। इन सभी बातों को समाहित करते हुए जिस एक पद के अंतर्गत हम इस पूरी यात्रा को समाहित करने की कोशिश करेंगे वह है जन शिक्षा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जन शिक्षा की अवधारणा जो हमारे सामने उभर कर आती है उसकी यात्रा में बाबा भीमराव अंबेडकर किस तरह से नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था आज जिस मुकाम पर खड़ी है उसके पीछे अनेक स्वप्न दृष्टाओं के सपने थे। बाबा भीमराव अंबेडकर उनमें बहुत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक रूढ़िवादी शिक्षा व्यवस्था के समानांतर लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था के प्रति जिन विचारकों ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की उसके दलित शोषित पक्ष की ओर ध्यान देने वाले विचारकों में महात्मा ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु और भीमराव अंबेडकर का नाम सर्वोपरि है। हंटर कमीशन को भेजे गए ज्ञापन में शिक्षा के जिन लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर महात्मा ज्योतिबा फूले ने ध्यान आकृष्ट किया था वह इस सिलसिले में उल्लेखनीय है। इस धारा की अगली कड़ी यानी जो दलित, शोषित, प्रताड़ित भारतीय समाज का हिस्सा है उनकी चिंता को आगे बढ़ाने वाले दूसरे उल्लेखनीय विचारक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के ऐसे विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिन्होंने रूढ़िवादी वर्चस्व प्रेरित शिक्षा की असलियत को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि भारतीय शिक्षा में आमूल चूल बदलाव कैसे संभव हो इस मुद्दे पर ठोस ढंग से विचार किया। उनकी चिंता के केंद्र में शिक्षा की वह अवधारणा परवान चढ़ी जहाँ किसी तरह का भेदभाव न हो। उन्होंने बदलाव की बयार का जो सपना देखा उसकी भूमि ठोस सच्चाइयाँ थीं। कोई पलायनवादी, जीवन जगत विरोधी सच्चाइयों को अनदेखी करने वाली दृष्टि नहीं। परिवर्तन की यह अवधारणा जन शिक्षा से जुड़ती है। उनके शैक्षिक विचारों का कैनवास बेहद विस्तृत है।
जहां न सिर्फ अनुसूचित जाति की शिक्षा के सरोकार हैं, बल्कि स्त्री शिक्षा और शिक्षाई समझ के सांस्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक संस्थाओं में हस्तक्षेप की अवधारणा के सवाल भी दिगर हैं। उनके शैक्षिक सरोकारों को समझने के पहले यह जानना ज़रूरी है कि क्यों इस सत्र के आरंभ में मैंने उन्हें जन शिक्षा का पैरोकार कहा था। दरअसल भारतीय शिक्षा को रूढ़िवादियों की दुनिया से बाहर निकाल आम आदमी, अन्य शब्दों में शोषित, प्रताड़ित, अनुसूचित जाति और स्त्री संदर्भों से संबद्ध करने का युगांतकारी आंदोलन 19वीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले द्वारा शुरू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस विरासत के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में शिक्षाई संसार में आए। इस अर्थ में उन्हें जन शिक्षा का पक्षधर विचारक कहना अतिशयोक्ति न होगा। प्रख्यात विचारक के.एस. चालम ने अपने उल्लेखनीय शोध दलित इमेंसिपेशन थ्रू एजुकेशन एंड अंबेडकर नामक निबंध में उन्हें एक ऐसे विचारक के रूप में याद किया है जिन्होंने अपने जीवन काल का आधा समय शिक्षा की दुनिया में बिताया। इस दुनिया में उन्हें 3 रूपों में रेखांकित किया जा सकता है: विद्यार्थी, शिक्षक और शैक्षिक संस्थाओं के निर्माता के रूप में। डॉक्टर चालम आगे कहते हैं, जन शिक्षा के उत्तराधिकारी अंबेडकर के शैक्षिक योगदान सामाजिक और राजनैतिक अवदान से कहीं अधिक मूल्यवान है। उनका मानना था कि शिक्षा किसी समुदाय के भविष्य निर्माण में वह स्थायी बदलाव संभव करती है जिसकी गूंज बहुत दूर तक मौजूद रहती है। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल बुद्धिजीवियों या कार्यकर्ताओं यानी एक्टिविस्ट को ही आकर्षित नहीं करते, बल्कि आज भी उनके अनुयायियों के ध्येय वाक्य के रूप में उनका यह आह्वान मौजूद है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। यदि कोई उनके आंदोलन का अध्ययन शैक्षिक, सामाजिक और राजनैतिक संदर्भों में विभाजित कर संपन्न करे, तब यह बात साफ तौर पर उभर कर आएगी कि उन्होंने अपने जीवन में समय, शक्ति और मेधा का अधिकांश हिस्सा शैक्षिक सरोकारों को समर्पित किया। एक ऐसे विचारक के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के मूल्यांकन के विविध संदर्भ हैं। शिक्षा को अनुसूचित जाति या उस जमाने में व्यवहृत किए जाने वाले शब्द दलित का व्यवहार करें तो उस मुक्ति का आधार मानने वाले विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानसिक निर्मितियों के मूल में जिन शिक्षा शास्त्रियों की अहम मौजूदगी रही, उनमें जॉन डीवी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन कर रहे थे, उस वक्त जॉन डीवी उनके अध्यापक थे। पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के दिलो दिमाग पर जादू की तरह छा जाने वाले जॉन डीवी को उद्धृत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने टिप्पणी की, मेरे वे सभी परिवर्तनकामी विचार जिनका रिश्ता सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों से संबद्ध है, उनकी वैचारिक निर्मिति में जॉन डीवी की केंद्रीय भूमिका थी। एक शोधार्थी के रूप में उन्होंने जॉन डीवी से बहुत कुछ सीखा। भारत सरकार की ओर से प्रकाशित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथावली का संपादन वसंत मून ने किया है। बाबा साहब अंबेडकर समग्र ग्रंथावली का प्रकाशन महाराष्ट्र शासन की ओर से किया गया था और उसके प्रधान संपादक थे वसंत मून जी। उन्होंने अंबेडकर पर एक किताब लिखी है जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित है। उन दिनों को याद करते हुए लिखा है वसंत मून जी ने। मैं वसंत मून के लिखे गए अंश का प्रशांत पांडे के द्वारा अनुदित हिस्सा आपसे साझा कर रहा हूँ। वसंत मून जी कहते हैं, भीमराव सन 1913 से 1916 तक न्यूयॉर्क शहर में ही रहे। स्वतंत्रता की देवी का पुतला उस शहर के निकट ही है। मुंबई के एलिफिस्टन कॉलेज के कुंद वातावरण और न्यूयॉर्क के स्वतंत्र प्रिय तथा बंधन रहित जीवन का तुलनात्मक अध्ययन
उनका मन अवश्य कर रहा होगा। उन दिनों कोलंबिया विश्वविद्यालय में जॉन डीवी, जेम्स सॉटवेल, एडविन सेलिगमन, जेम्स हावे रॉबिन्सन, फ्रैंकलिन गिडिग्ज और अलेक्जेंडर गोल्डन वेजर जैसे दिग्गज विद्वान शिक्षा प्रदान करते थे। अमेरिका की विचारधारा से संबद्ध जीवन पर उन सब का बहुत प्रभाव था। इन महान अध्यापकों के साथ व्यतीत किए गए समय में उन्हें आशावादी और प्रगतिशील तथा व्यापक विचारों की दीक्षा मिलना स्वाभाविक ही था। इस संदर्भ में हम भारतीय मनीषा गौतम बुद्ध को भी याद कर सकते हैं, जो पूरी उम्र गौतम बुद्ध को प्रभावित करते रहे। ठीक उसी तरह से हम कबीर को भी याद कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिताजी कबीरपंथी थे, लिहाजा कबीर और बुद्ध के विचारों का उनके मानसिक निर्मितियों पर गहरा असर पड़ा था। यानी इन पाश्चात्य विचारकों और दो भारतीय विचारक यदि हम याद कर लें गौतम बुद्ध और कबीर को, तब उनका भी असर उनकी मानसिक निर्मितियों पर पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अध्ययन के दरमियान इतिहास, समाजशास्त्र, मानववंश शास्त्र, तत्वज्ञान, मानसशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का अध्ययन पूरी तरह से किया। जॉन डीवी के विचारों की छाप उनकी अनेक पुस्तकों में साफ तौर पर नजर आती है। वे कक्षा में अध्यापन करते समय भी जॉन डीवी की शैली का अनुकरण करते थे। अनहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात तोड़ने के विषय पर लिखी गई अपनी किताब में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, जॉन डीवी मेरे अध्यापक थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सन 1939 के 20 अक्टूबर की जॉन डीवी ने अपने 80वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जनतंत्र शासन पर एक महत्वपूर्ण लेख लिखकर अपने विद्यार्थियों को संदेश के रूप में प्रस्तुत किया था। इस समारोह में हालांकि डॉक्टर अंबेडकर उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन इस लेख की प्रतिलिपि बनाकर उन्होंने विशेष रूप से अपने पास संभाल कर रखा था। अपने जिस प्राध्यापक के साथ उन्होंने भारत लौटने पर भी पत्र व्यवहार बनाए रखा, वे थे डॉक्टर सेलिगमन। जब वे सिडनहम में प्राध्यापक थे, तब उन्होंने अपने कुछ विद्यार्थियों को भी डॉक्टर सेलिगमन के पास भेजा था। वे अमेरिका में अध्ययन करते समय भी भारतीय समस्याओं पर विचार किया करते थे। उनके पठित निबंधों और प्रस्तुत किए गए प्रबंधों का भारत से गहरा रिश्ता होता था। उन्होंने अमेरिकावासी निग्रो समाज के सवालों का भारतीय अस्पृश्यों की समस्या के साथ एकीकरण नहीं किया। अपने भारतीय जाति निबंध में उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अस्पृश्य समाज से संबंधित भेदभाव वांशिक नहीं है, वरन वे भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। उनके भविष्य के सारे अनुसंधानों का यही मूल स्रोत रहा है। इस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका में जब रह रहे थे विद्यार्थी के रूप में, तब लगातार वे अपनी साधना में रत रहते थे। वे प्रतिदिन लगातार 18 घंटे अविराम अध्ययन करते थे। सन 1915 में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विषय पर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर एमए की उपाधि प्राप्त की। इन्हीं दिनों ये नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर भी शोध कार्य किया। उन्होंने यह शोध प्रबंध सन 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय को विचारार्थ प्रस्तुत किया और इसे सन 1925 में लंदन की पी.एस. किंग एंड कंपनी में द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया। ये सारी बातें इस बात की ओर संकेत करती है कि शिक्षा को लेकर अपनी मानसिक निर्मितियों के सिलसिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस तरह सक्रिय थे। हम कह सकते हैं कि एक शोधार्थी के रूप में अर्थशास्त्र के गहन अध्ययन ने उन्हें एक प्रखर हस्तक्षेपधर्मी विचारक के रूप में उस समय रूपांतरित कर दिया जब उन्होंने 1927 में मुंबई असेंबली में जनप्रतिनिधि के रूप में प्राथमिक शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय के संदर्भ में अपना मत रखा। उन्होंने अपने ऐतिहासिक संबोधन में कहा, मैं जोरदार तरीके से अपना यह मत रखता हूं कि प्राथमिक शिक्षा पर सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय नाकाफी है और उसमें कम से कम
इतनी बढ़ोतरी जरूर होनी चाहिए जितना मद सरकार एक्साइज रेवेन्यू से प्राप्त करती है। हम कह सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर का यह हस्तक्षेप उन्हें अर्थशास्त्री ही नहीं, एक ऐसे शैक्षिक विचारक के रूप में स्थापित करता है जिसकी चिंता जन शिक्षा है, न कि वह शिक्षा जो भारत में केवल सुविधा प्राप्त समूह को संबोधित करती थी। वे भारत के पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बजट का आनुपातिक अध्ययन कर उसे शैक्षिक संदर्भों में किए जाने वाले व्यय से जोड़ा। उन्होंने 1916-17 में 1922-23 तक के मुंबई प्रेसिडेंसी के वार्षिक बजट का गहन अध्ययन करते हुए बताया कि इस दरमियान सरकार महज 14 आना प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष शिक्षा पर व्यय करती रही, जबकि इसी दौरान एक्साइज ड्यूटी से वह प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2.17 रुपये प्राप्त करती रही। उनका यह तर्क बहुत महत्वपूर्ण था, जो इस बात की चिंता करता हुआ नजर आता है कि अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त या अन्य करों से प्राप्त मद को शिक्षा हित में किस तरह से व्यय किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क हो, इसकी वकालत करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि कोई भी विद्यार्थी जो स्कूल में दाखिला लेता है वह तब तक शिक्षित न हो पाए, जब तक शिक्षित न हो पाए तब तक स्कूल न छोड़ सके। शिक्षित होने का अर्थ है पूरे जीवन भर शिक्षित बने रहना। ध्यान देने की बात है, वे पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के ड्रॉप आउट विद्यार्थियों का अध्ययन करते हुए बताया कि यह 82% है। उनका यह आकलन तथ्यों पर आधारित था, जो कि 1922-23 सत्र पर आधारित था। अपने अध्ययन में उन्होंने बताया कि ड्रॉप आउट विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वह 42 है। यह पहला अध्ययन था जो प्राथमिक शिक्षा के ड्रॉप आउट विद्यार्थियों पर केंद्रित था। शिक्षा में दिलचस्पी रखने वाले तत्कालीन चिंतकों के लिए यह तथ्य झकझोर देने वाला था। क्या यह संभव है कि उन्हें हर क्षेत्र का महान चिंतक बताने के लिए सीधे शब्दों में बस यही कहा जाए कि शिक्षा पर व्यय होने वाले मद के बारे में उन्होंने गहन अध्ययन करते हुए इस व्यय को बढ़ाने की बात की और उस वक्त सरकार द्वारा एकत्रित किए गए रेवेन्यू के सिलसिले में इसे व्याख्यायित करने की कोशिश की। बड़े बड़े शब्दों से किसी विचारक से अभिभूत होने की गंध ज़्यादा आती है बजाय उसका सही मूल्यांकन करने के। यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भी लागू होती है। हम उन्हें अर्थशास्त्री के रूप में, दार्शनिक के रूप में बात करते हुए प्रायः मोहित हो जाते हैं और इन सभी संदर्भों का मूल्यांकन तो करते हैं, लेकिन शिक्षा की दुनिया में जो उनके परिवर्तनकामी विचार हमें प्रेरित करते हैं उस मुद्दे पर हम इस तरह से विश्लेषण नहीं करते जिस तरह से विश्लेषण किया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के व्यावसायीकरण के घातक रूप की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था और आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि शिक्षाई बजट का 31 से 36% हिस्सा विद्यार्थियों से फीस के रूप में वसूला जाता है, जिसका सीधा असर उन बच्चे बच्चियों पर पड़ता है जो समाज के प्रताड़ित, शोषित और निर्धन तबके से आते हैं। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से प्रताड़ित और शोषित तबके की शिक्षा के संदर्भ में एक स्मरण पत्र 1928 में शिक्षा आयोग को प्रस्तुत करते हुए हंटर कमीशन के समक्ष पेश किए गए उस स्मरण पत्र की याद दिलाई, जिसमें राज्य द्वारा दलितों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने इसे समाज में व्याप्त असमानता का एक प्रमुख कारक बताते हुए कहा था कि समाज में असमानता समाप्त करने का उपाय है प्रताड़ित समूह, यानी आज की भाषा में कहें तो अनुसूचित जाति और उस जमाने की भाषा में कहें तो दलित समाज को यातनाएं दी गईं। उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से ही नहीं, हर तरह से पंगु बना दिया गया। इसीलिए समय का तकाजा है कि सरकार उन्हें विशेष सहूलियतें प्रदान करें। भविष्य के भारत के निर्माण में गैर बराबरी से लड़ने वाले और समानता के लिए संघर्ष करने वाले विचारकों के लिए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये तार्किक और तथ्यपरक दलीलें बेहद मूल्यवान साबित हुईं। के.एस. चालम जैसे दलित शिक्षाविद टिप्पणी करते हैं, मैं उनके तर्क से पूरी तरह सहमत हूँ। भारत के अधिकांश दलित आज भी या तो शैक्षिक सहूलियतों के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं करते या फिर महज स्कूली शिक्षा ही पूरी कर पाते हैं। उनके लिए उच्च शिक्षा असंभव ही रहती है। ऐसे में दलित शोषित तबके के लिए सस्ती उच्च शिक्षा उपलब्ध हो, यह व्यवस्था राज्य को उपलब्ध करानी चाहिए। यदि किसी समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचित तबके के अभिशाप तले जीवन यापन करे, तब उस समाज का जीवित रहना मुश्किल है। ऐसे में शिक्षा परिवर्तनकामी भूमिका निभाती है, जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विशेष तौर पर सचेत रहे। हम यह भी विचार करने का प्रयास करें कि उन्होंने संस्थानों के गठन के संदर्भ में अपने किस तरह के विचार रखे। यह गौर करने वाली बात है कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बजट, साथ ही उसमें शामिल होने वाले समूह, राज्य की भूमिका, जन कल्याणकारी नीतियाँ, इन सभी विषयों पर विचार तो किया ही, उन्होंने यह भी समझाने की कोशिश की, विश्लेषित करने की कोशिश की। उनके शोध इस दिशा में भी हमें ले गए कि किस तरह से विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रारूप तैयार होना चाहिए, किस तरह से विश्वविद्यालय शिक्षा के जो सांगठनिक ढांचे हैं उनका निर्माण होना चाहिए। साथ ही एक स्वतंत्र विचार की क्या भूमिका होती है शिक्षाई संस्थानों में। इन सभी बिंदुओं पर उनकी निगाह गई और उन्होंने इस बात पर भी जोर देने की कोशिश की कि किस तरह से एक स्वतंत्र चेता व्यक्ति शिक्षाई अनुभवों से हासिल उपलब्धियों और विश्लेषण और तर्क की योग्यता आदि के कारण एक ऐसे लोकतांत्रिक नागरिक में रूपांतरित हो जाता है जिससे भविष्य के सुनहले संसार को प्राप्त करने में सहूलियत होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में गहन विचार किया और अनेक मूल्यवान निष्कर्ष दिए, जिनसे परिचित होना जरूरी है। उनकी नज़र में विश्वविद्यालय विद्वान विदुषियों का ऐसा केंद्र होता है जहां अग्रगामिता यानी समग्र समाज को आगे ले जाने की संकल्पना। उन्हें फिर से हम लोग समझने की कोशिश करें। उनकी नज़र में, यानी डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की नज़र में, विश्वविद्यालय विद्वान विदुषियों का ऐसा केंद्र होता है जहां अग्रगामिता की राह उपलब्ध होती है और जहां ज्ञान का प्रसार होता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में 4 गुणों के अनिवार्यतः मौजूद रहने की बात की। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें हम लोग ध्यान से समझने, देखने और विश्लेषित करने की कोशिश करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर का यह मानना था कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में ये 4 गुण अनिवार्यतः होने चाहिए। पहला गुण जिसकी ओर इशारा करते हैं बाबा साहब, वह यह है, उनमें यानी विद्यार्थियों में असमानता के मुद्दे और स्वाधीन चेतना के पक्ष में सवाल उठाने की ऐसी योग्यता का अभ्यास होना चाहिए जिस पर किसी मोहग्रस्त सिद्धांत की छाप न हो। यानी प्रश्नाकुलता की ओर वे इशारा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय मनीषा, भारतीय परंपरा ने सवालों को उठाने को लगातार महत्व दिया है। नचिकेता ने जब सवाल उठाया था, जब वे सवाल कर रहे थे, तब बहुतों को दिक्कत हुई थी। हम याद कर सकते हैं कि बाजश्रवा को भी दिक्कत हुई थी। हम यह भी याद कर सकते हैं कि यमराज ने भी उसका सामना किया था। इस रूपक के माध्यम से हम उस जमाने की केवल उस दृष्टि को याद कर सकते हैं जो इस पौराणिक आख्यान में या इस रूपक में इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि किस तरह से भारतीय परंपरा ने प्रश्न उठाने की परंपरा को महत्व दिया है। नचिकेता अपने पिता से असहमत हो सकते थे, सवाल उठा सकते थे। ठीक इसी तरह से सवाल उठाने की बहुत सारी इच्छाएं हमें गौतम बुद्ध में दिखाई पड़ती है। वे भी सवाल उठा रहे थे कि मनुष्य बीमार क्यों होता है। वे सवाल उठा रहे थे कि मनुष्य वृद्ध क्यों होता है। वे सवाल उठा रहे थे कि मनुष्य दुखी क्यों होता है।
ये सभी सवाल या कबीर के जो सवाल थे, ये सभी सवाल भारतीय परंपरा के उस पक्ष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जिनमें सवाल उठाने की योग्यता को एक महत्वपूर्ण मानव मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इस मानव मूल्य को स्वीकार करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नज़र भी जाती है और वे यानी बाबा साहब विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में जिन 4 गुणों के अनिवार्यतः मौजूद रहने की बात करते हैं, उनमें पहली बात ही यही है कि विद्यार्थियों में असमानता के मुद्दे और स्वाधीन चेतना के पक्ष में सवाल उठाने की ऐसी योग्यता का अभ्यास होना चाहिए जिस पर किसी मोहग्रस्त सिद्धांत की छाप न हो। राज्य की ऐसी नीतियां जिनके चलते कोई समूह पीछे छूट जाता हो, उनके बारे में बिना लाग लपेट के विचार प्रकट करने की योग्यता और प्रतिगामी ताकतों के पुरजोर विरोध की समझ होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विद्यार्थियों में इस समझ को विकसित होता हुआ भी देखना चाहते थे कि एक विद्यार्थी को राष्ट्र के समग्र निर्मितियों की ओर ध्यान देने की आदत होनी चाहिए। उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि राष्ट्र की निर्मितियों में शामिल सभी समूहों, सभी आवाज़ों को परखने की और स्वीकार करने की योग्यता हो। वे तीसरी बात कह रहे हैं जो विद्यार्थियों में अनिवार्यता होनी चाहिए, किसी विचार के स्वीकार और अस्वीकार करने के ठोस तर्क की काबिलियत होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम लोग याद कर सकते हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने आज़ादी के बाद जब एक लोकतांत्रिक नागरिक की बहुत सारी योग्यताओं का आकलन किया, तब यह भी दर्ज किया कि किस तरह का लोकतांत्रिक नागरिक निर्मित होना चाहिए जो कि शिक्षा के बाद निर्मित होता है। और बाबा साहब अंबेडकर के इस विचार को हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 की संस्तुति में भी देख सकते हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में यह अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए कि किसी विचार के स्वीकार या अस्वीकार करने के ठोस तर्क की काबिलियत, और इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 इस रूप में दर्ज करता है। एक लोकतांत्रिक नागरिक में सच को झूठ से अलग छांटने, प्रचार से तथ्य अलग करने, धर्मांधता और पूर्वग्रहों के खतरनाक आकर्षण को अस्वीकार करने की समझ और बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। वह न तो पुराने को इसलिए नकारे क्योंकि वह पुराना है, न ही नए को इसलिए स्वीकार करे क्योंकि वह नया है, बल्कि उसे निष्पक्ष रूप से दोनों को परखना चाहिए और साहस से उसको नकार देना चाहिए जो न्याय और प्रगति के बलों को अवरुद्ध करता हो। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 की यह संस्तुति बहुत महत्वपूर्ण है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह जो चिंतन है, कहना होगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की पृष्ठभूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह सोच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी, जिसमें वे यह स्वीकार कर रहे थे कि किसी विश्वविद्यालयी छात्र में यह योग्यता अनिवार्यता होनी चाहिए कि किसी विचार के स्वीकार या अस्वीकार करने के ठोस तर्क की काबिलियत। अंतिम बात जो बाबा साहब कह रहे हैं किसी विद्यार्थी में क्या होनी चाहिए, कह रहे हैं कि उन्हें उस स्वाधीन चेतना के विकास की योग्यता पैदा करना चाहिए जिसके अंतर्गत कोई विद्यार्थी किसी विषय के मूल्यांकन, परीक्षण और स्व अर्जित मूल्यों के आलोक में एक चिंतक के रूप में रूपांतरित हो सके। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आप सभी को इस तथ्य की ओर कि वे साफ तौर पर यह मान रहे हैं कि वह शिक्षा महत्वपूर्ण है जिसके कारण कोई विद्यार्थी किसी चिंतक के रूप में रूपांतरित होता है। मुझे नरेश सक्सेना की एक कविता याद आ रही है। नरेश सक्सेना हिंदी के एक बड़े कवि हैं। वे कहते हैं, दीमकों को पढ़ना नहीं आता, वे चाट जाती हैं पूरी की पूरी किताब। यानी पढ़ना केवल हरफों से गुजरना नहीं है, केवल शब्दों से गुजरना नहीं है, बल्कि पढ़ने की क्रिया विद्यार्थियों को चिंतक के रूप में रूपांतरित करने की यात्रा भी है। बाबा भीमराव अंबेडकर यह मानते थे कि किसी विद्यार्थी में चिंतक के रूप में रूपांतरित होने की योग्यता का विकास अवश्य करना चाहिए। आज के भारत के शिक्षा संबंधी विमर्शों में इन सवालों से रूबरू हुए बिना शिक्षा नीति की व्यापक अवधारणा हासिल करना मुश्किल है। ये वो मूल्य हैं जिन पर बेहद विस्तार से काम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समय में इन मानकों के आधार पर मुंबई विश्वविद्यालय की आलोचना की थी
उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी सभा में विश्वविद्यालय के तत्कालीन स्वरूप पर सवाल उठाए, जिसका प्रभाव पहले मुंबई विश्वविद्यालय संशोधित अधिनियम पर पड़ा। फिर सरकार द्वारा गठित विश्वविद्यालय पुनर्गठन आयोग 1925 में यह गठित हुआ था, पर भी उनके विचारों की अनगूंज सुनाई पड़ी। उनकी नज़र में विश्वविद्यालय महज परीक्षा संचालन केंद्र नहीं होता, वह दरअसल एक ऐसा ज्ञान केंद्र होता है जो समाज के सभी तबकों के लिए योग्यता विकास के समान अवसर मुहैया कराता है। उन्होंने महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयी अध्यापक अध्यापिकाओं यानी प्रोफेसरों के पढ़ाने और अनुभव अर्जित करने की वकालत की। वे भारत के पहले शिक्षाविद हैं जिन्होंने अकादमिक मामलों में विश्वविद्यालय विद्वत परिषद एकेडमिक काउंसिल को संपूर्ण अधिकार देने की बात की थी। उनके पहले किसी विचारक ने यह पेशकश नहीं की थी कि विश्वविद्यालय के जो अकादमिक मामले हैं उसमें निर्णय करने का अधिकार, संपूर्ण निर्णय का अधिकार विश्वविद्यालय विद्वत परिषद को होना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी अकादमिक और प्रशासनिक पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति यानी अध्यापिकाओं की भी नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने विचारों के आलोक में सरकार को एक समग्र और हस्तक्षेप धर्मी विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रस्ताव रखा। 1926 में उन्होंने कराची समेत देश के अन्य भागों में 10 विश्वविद्यालयों के गठन का प्रस्ताव रखा। विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्कूलों, जिन्हें आज कहीं कहीं अध्ययन पीठ भी कहा जाता है, विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्कूलों यानी अध्ययन पीठों के गठन की अवधारणा पहली मर्तबा डॉक्टर अंबेडकर ने ही प्रस्तुत की थी। यह विचार उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के दरमियान प्रस्तुत किया था, जिसके आलोक में वहाँ विभिन्न अध्ययन पीठ बने या स्कूल बने। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में भी उनकी राय स्पष्ट थी। एक ऐसे समाज में जहाँ हाशिए के लोगों और स्त्रियों के लिए शिक्षा का दरवाज़ा बंद हो, वहाँ अंबेडकर का यह कहना मायने रखता है कि शिक्षा जितनी लड़कों के लिए ज़रूरी है उतनी ही लड़कियों के लिए भी। वे पुरुषों की अपेक्षा स्त्री शिक्षा पर अधिक बल देते हुए कहते थे, एक पुरुष के शिक्षित होने का अर्थ है अकेले शिक्षित होना, जबकि एक स्त्री के शिक्षित होने का अर्थ है पूरे परिवार का शिक्षित होना। वे लड़के और लड़कियों के लिए समान शिक्षा के पक्षधर थे। एक शिक्षा शास्त्री के रूप में उन्होंने उन विचारों पर अमल किया जिसकी उन्होंने शिक्षा दी। अपने संदेशों को व्यापक जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने जन शिक्षा समूह पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया। इस समूह ने अनेक शिक्षाई संस्थानों का गठन किया। संस्थानों की शिक्षा का दायरा बेहद व्यापक था, जिसके अंतर्गत विभिन्न अनुशासनों के अध्ययन की अवधारणा ने आकार लिया। इनमें सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ जैसे संस्थान उल्लेखनीय हैं। एक उल्लेखनीय शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षाई इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा 1855 में अहमदनगर में अस्पृश्यों की शिक्षा की अवधारणा वजूद में आई और 1956 में धारवाड़ में एक अस्पृश्य ने उसे व्यापक स्तर पर आकार दिया। उन्होंने बरतानी हुकूमत की शिक्षा पद्धति और रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति की आलोचना करते हुए कहा कि इन दोनों पद्धतियों ने शिक्षा को सुविधा प्राप्त तबकों, उस ज़माने की भाषा का इस्तेमाल करें तो सवर्णों तक सीमित कर दिया या तरजीह दी। उन्होंने पहली मर्तबा दलित समुदाय के लिए छात्रावास और स्कॉलरशिप के प्रावधानों की बात की। उन्होंने पहली बार लेबर पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में दलितों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की। इस तरह भारत में पहली बार किसी पार्टी ने शिक्षा को अपने मैनिफेस्टो में स्थान दिया। उनके सपनों को उस वक्त एक मजबूत आधार मिला जब भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 को शामिल कर सबके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के प्रावधानों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति या दलित और स्त्री शिक्षा के लक्ष्य को लोकतांत्रिक भारत में अपनी विभिन्न अनुशंसाओं के माध्यम से पूरा करना चाहते थे, जिससे लोकतंत्र के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में अनुसूचित जाति की भागीदारी अनिवार्यतः सुनिश्चित हो, साथ ही
समाज की जो व्यापक शैक्षिक अवधारणा निर्मित हो, उनमें सभी समूहों के लिए जगह हो। स्वयं उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैसे शिक्षा एक परिवर्तनकामी विचारक को संभव करती है, जिसने सही अर्थों में जन शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की और उसे हासिल करने के लक्ष्य सुनिश्चित किए। सर्वसमावेशी शिक्षा पद्धति निर्मित करने की जो भी अनुशंसाएं बनेंगी, उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए प्रयासों को याद रखा जाएगा और उनकी की गई संस्तुतियों से भविष्य की नीतियों को बनाने में निश्चित रूप से बेहद सहायता मिलेगी। धन्यवाद।